नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों से गांव से लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा है, जो चिंता की बात है। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और गांवों की आबादी घटती जा रही है। जैसे ही शहरों की आबादी बढ़ेगी तो यहाँ की भी हर व्यवस्था को बदलना होता है और पहले नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम और फिर नगर निकाय बनाने पड़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि इस पूरे गणित को कैसे समझा जाए? आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनने के बाद शहरी विकास मंत्रालय का काम बढ़ गया है। ऐसे में काम का और भी बोझ बढ़ जाता है। जिस हिसाब से लोगों की डिमांड आती है वैसे यहाँ फाइलें बनती जाती है। ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है कि इतनी ही फाइलें बनेगी, क्योंकि लोग अपने काम के हिसाब से काम करवाने के लिए पहुंचते हैं। मैन पावर भी बैकडोर के हिसाब से रखनी होती है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से फाइलें तैयार की जाती है। इस हिसाब से नगर निगमों के कर्मचारियों की भी भर्ती की जाती है। इसमें एक्सएएन, जेई, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर समेत अन्य कई पोस्ट निकलती है। इसके अलावा अन्य हिसाब से भी पदों की भर्तियां की जाती है। शहरीकरण के लिए जो मापदंड सरकार ने तय कर रखे हैं उनके मुताबिक जिस क्षेत्र की जनसंख्या पूर्ण जनगणना के अनुसार 2000 हो और उसकी प्रशासनिक आमदनी सालाना 5 लाख रुपए तक की हो, उसे नगर पंचायत बनाया जाता है। इसी तरह 5000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र जिसमें 10 लाख रुपए की सालाना प्रशासनिक इनकम होती है, उसे नगर परिषद के दायरे में लाया जाता है। पहले 50,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को, जिनमें 2 करोड़ रुपए सालाना प्रशासनिक आमदनी होती थी, उसे नगर निगम बनाए जाने का प्रावधान रहता था। लेकिन सरकार की ओर से इसमें बदलाव किया गया। अब 40,000 की जनसंख्या इसमें निर्धारित की गई है, जबकि सालाना प्रशासनिक आमदनी 2 करोड़ रुपए की है। इसके तहत कॉरपोरेशन की जहां 40,000 की जनसंख्या आती है, वहां तक क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आ जाता है। शहर बनाए जाने को लेकर सरकार घोषणाएं नहीं करती, बल्कि इन मापदंडों के अनुसार जो इलाके इसमें क्राइटेरिया पूरे करते हैं उन्हें शहरीकरण में लाया जाता है। शहर की व्यवस्था नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम से ही चलती है। यहां कई तरह की नई सुविधाएं प्रदान की जानी पड़ती है, लेकिन इसकी एवज में स्थानीय प्रशासन इनकम बढ़ाता है। जो क्षेत्र भी शहरीकरण के दायरे में आते हैं उन क्षेत्रों में टैक्स लगाए जाते हैं और वहां की जनता को टैक्स की अदायगी करनी पड़ती है। इसी टैक्स से वहां की व्यवस्थाएं चलती है। हिमाचल में 3 नए नगर निगमों के बनने के बाद हमीरपुर, नाहन, नालागढ़, बद्दी, बीबीएन नए नगर निगम बनने की दौड़ में शामिल है। ये सभी नगर निगमों के बनने के लिए पूरे मापदंड कर रहे हैं। आबादी, सालाना आमदनी और एरिया के हिसाब से इसे नगर निगम बनाया जा सकता है। नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या 50 लाख के करीब, क्षेत्रफल, आसपास के विकसित क्षेत्र आमदनी के स्रोत हैं। अगर ये सब पूरे होते हैं तो नगर निगम बन जाते हैं। आइए अब नगर निगम की संरचना को भी समझते हैं। जब संविधान में 74वां संशोधन हुआ था तो उसमें बताया गया था कि नगर निगमों की संरचना कैसी होगी। नगर निगमों में 18 फंक्शन है, जिसमें से 14 फंक्शन हिमाचल में है। नगर निगम का प्रशासनिक मुखिया नगर आयुक्त होता है और नगर निगम का निर्वाचित मुखिया मेयर होता है। इसके अलावा नगर निगम में सभी विभागीय अधिकारी जैसे इंजीनियर, वित्त अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी आदि इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षक में कार्य करते हैं। आयुक्त की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा यह सामान्यतः आईएएस या पीसीएस अधिकारी होता है। यह परिषद तथा स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। नगर निगम के चुनावों में पार्षदों और मेयर का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। मेयर यानी महापौर शहर का पहला नागरिक होता है। इसके अधिकार कई हैं, जैसे नगर निगम में होने वाले सभी कार्य मेयर की स्वीकृति के बाद ही किए जा सकते हैं। मेयर की स्वीकृति के बाद ही किसी भी एजेंडे को सदन में रखा जाता है। नगर परिषद में पार्षद होते हैं और इन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। इसके अलावा सरकार की ओर से एक अधिकारी भी बिठाया जाता है, जिसे ईओ के नाम से जाना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि नगर निगम के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें विशेषकर वार्डों में साफ सफाई के इंतजाम करवाना, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट और वाटर सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, बिल्डिंग बनाने की अनुमति देना, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना, खतरनाक भवनों को सुरक्षित करना या हटाना, एम्बुलेंस सेवा को सुचारू रखना, सड़कों का नामकरण और घरों की नंबरिंग करना, बेहतरीन ट्रैफिक सिस्टम के लिए सड़कों पर यातायात चिन्ह लगाना, शहर में गार्डन और बगीचों का रख रखाव करना, सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाना।
अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से शहरी निकायों को आर्थिक सहायता होती है। शहरी निकायों को दो तरफ से आर्थिक सहायता मिलती है। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों को आर्थिक मदद की बात करें तो प्रदेश में दो तरह से इन्हें मदद आती है। एक राज्य वित्त आयोग की ग्रांट मिलती है जो तय करता है कि किसी निकाय को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। दूसरा केंद्रीय वित्त आयोग सीधे रूप से आर्थिक मदद प्रदान करता है। वित्त आयोग की धनराशि से इनका काम चलता है और इसके अलावा इनके अपने संसाधन भी होते हैं। राज्य की सरकार की ओर से भी बजट में इनके लिए विशेष प्रावधान रखा जाता है। शहरों में पार्किंग स्थलों का निर्माण करने के लिए 50% राशि सरकार देती है और 50% राशि शहरी निकाय खुद जुटाता है। इसके साथ पार्क के निर्माण के लिए 60% धनराशि सरकार देती है तो 40% शहरी निकाय खुद देता है। शहरों में रास्ता का निर्माण करने, गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, ऐसे आधारभूत कार्यों के लिए प्रदेश सरकार 100% ग्रांट प्रदान करती है। 5 करोड़ रुपए की कुल राशि सरकार द्वारा इन्हें बजट में दी जाती है। केंद्र से नगर निगमों को प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजना, इसमें से CFC के तहत सीधा पैसा आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब शहरियों को मकान दिए जाते हैं। इसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती। इसी तरह से शहरी निकाय का खर्च चलता है। कुल मिलाकर शहरीकरण से सरकार पर ही नहीं बल्कि हमारे ऊपर भी टैक्स का बोझ बढ़ता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।